ने पढ़ा था। थोड़ा हम बेड साइड फार्मेसी को आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हैं डिलीवर करते हैं मेडिकेशन फ्रॉम द फैसिलिटीज फार्मेसी। फैसिलिटीज फार्मेसी मीन्स जो भी हॉस्पिटल जहाँ पे मेडिकल केयर पेशेंट केयर हो रही है, मतलब वो एक हॉस्पिटल भी हो सकता है। फैसिलिटी एक हॉस्पिटल हो सकता है या कोई क्लिनिक हो सकता है। वहाँ की जो अपनी फार्मेसी होती है वो डायरेक्टली पेशेंट के बेड साइड पे उसको मेडिकेशन डिलीवर कर देती है ना, अकॉर्डिंग टू दिस बेड साइड फार्मेसी। दिस इज आप कह सकते हैं ये टेक्निक है, मेथड है जो इन पेशेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। बेड साइड फार्मेसी इसकी पार्टिसिपेशन है इन पेशेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इन पेशेंट है उसका डिस्चार्ज होने वाला है। डिस्चार्ज होने से पहले क्या है कि कुछ जो मेडिसिन उसको अभी घर में कंटिन्यू करनी है, घर में जाके हॉस्पिटल से घर जाके जो कंटिन्यू करनी है मेडिकेशंस है ना, वो भी उसको पता होनी चाहिए कि वो कैसे उसने लेनी है ना, उसको कितने कितने टाइम के बाद खाना है, एक्यूरेटली लेना है। तो एक काउंसलिंग उसको चाहिए होती है। तो क्या होता है फिजिशियन के साथ जो हॉस्पिटल की फार्मेसी है उसका एक मेंबर कोई फार्मासिस्ट हो सकता है ना, वो फिजिशियन के साथ मिलकर एक टीम बनाता है। उसके साथ एक टेक्नीशियन होता है उस फार्मासिस्ट के साथ जो मिल के काम करते हैं बेड साइड फार्मेसी का। जो फिजिशियन की जो डिस्चार्ज फिजिशियन ने पेशेंट के लिए जो डिस्चार्ज लिस्ट बनाई है, डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, वो नर्स से जो फार्मेसी का टेक्नीशियन होता है वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, एक कोई पेशेंट है, ठीक है, उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन फाइनल जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर ने डिस्चार्ज के टाइम पे बनाई, वो प्रेस्क्रिप्शन फार्मेसी का जो टेक्नीशियन होता है वो लेके फार्मेसी में आ जाता है। उस टेक्नीशियन से वो प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट लेके जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन होती है वो उस टेक्नीशियन के हाथ कहाँ भेज देता है, पेशेंट के वार्ड जहाँ वो एडमिट है पेशेंट उस वार्ड में भेज देता है और उसकी बेड साइड पे उस मेडिकेशन को रख देता है। अब वहां पे जाके जो फार्मासिस्ट है वो वहां पे जाके पेशेंट को सारा उसके साथ काउंसलिंग करता है कि इस ड्रग को कैसे कैसे उसने लेना है। मतलब पेशेंट को सीधा सीधा उसके बेड से ही डिस्चार्ज कर देना है उसको। अब बेड के बाद मतलब वहां से डिस्चार्ज के बाद ना उसको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ना उसको फार्मेसी में जाना पड़ेगा दवाइयां लेके आने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी उसके पास खुद जाके उसको एडवाइस कर देगा उसके बेड पे जाके, और जो फार्मासिस्ट होगा वो भी उसके साथ काउंसलिंग कर लेगा और उसको सारा प्रोसीजर मेडिकामेंट्स का समझा देगा और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रॉपर दे देगा फार्मासिस्ट और बोलेगा कि 2-3 दिन बाद मैं फिर आपको पूछूंगा कि आप मेडिकेशन अच्छे से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर जो है वो भी पेशेंट के साथ जो है उस टाइम पे बात कर सकता है, जो 3 दिन बाद जो उसका फॉलो अप लेना है। मतलब फोन के थ्रू भी वो फॉलो अप जो है वो लिया जा सकता है इन दिस टाइप ऑफ फार्मेसी, बेड साइड फार्मेसी। बट ये प्रोसीजर कब स्टार्ट होता है बेड साइड फार्मेसी का? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, फार्मेसी होती है, वहां पे पहले ही लिस्ट पहुंच जाती है कि इस हॉस्पिटल में इस वार्ड में से पेशेंट जो है उनका डिस्चार्ज होने वाला है। तो जैसे ही उनके पास वो डिस्चार्ज पेशेंट की लिस्ट फिजिशियन के किसी असिस्टेंट से मिलती है तो
उसी वक्त जो फार्मासिस्ट होता है वो अपने टेक्नीशियन को क्या करता है, उधर जो वार्ड होता है वहां पेशेंट के पास भेज देता है, और वहां से जो नर्स होती है वो प्रेस्क्रिप्शन साइन करके उस टेक्नीशियन को दे देती है, और टेक्नीशियन वो असाइंड जो सिग्नेचर की हुई जो प्रेस्क्रिप्शन होती है उसको लेके वो फार्मेसी में आता है, और जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन जो भी बनती है उसको ले जाके उसके बेड साइड पे रख देता है, ठीक है। और वहीं पे आके उसको सारी डोज दवाइयों की, है ना, कैसे कैसे कंजप्शन करनी है वो सब उनको समझा दी जाती है, ठीक है। थोड़ा ये आप सुनो इसमें क्या हुआ, ये एक स्टोरी टाइप है ना, इसमें क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगी बेड साइड फार्मेसी आसानी से। तो इन सितंबर 2015 Naibru and his technician, this is the name of the person ना, this person and his technician colleagues, जो उसके साथ वाले जो टेक्नीशियन colleagues होंगे, उन्होंने क्या किया, launched a 30-day pilot program on one floor of Abrazo वेस्ट कैंपस हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने 30 डेज का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इन दिस प्रोग्राम व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, एवरी डे ए टेक्नीशियन जो था उनका, वो क्या करता था, रिसीव्ड अ लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु वर शेड्यूल्ड फॉर डिस्चार्ज, जिनको डिस्चार्ज के लिए शेड्यूल किया होता था, उन पेशेंट्स की वो लिस्ट लेता था। देन the technician met with each patient, asked the patient if they were interested in the program, वो अपने प्रोग्राम के बारे में वो उस पेशेंट को बताता था कि ऐसे ऐसे हम आपसे जो है आपको जो डिस्चार्ज के लिए जो मेडिकेशन डाली है डॉक्टर ने, वो सारी आपको हम आपके बेड साइड पे प्रोवाइड कर देंगे। उसका जो भी बना अमाउंट होगा या बिलिंग होगी या जो इंश्योरेंस होगी वो हम आपको बता देंगे कि आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम में, कि आप हमसे वो मेडिसिन मतलब जो है वो लेना चाहोगे, हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द हॉस्पिटल, है ना। वो पेशेंट से पूरा पूछ लिया जाता है। इफ अगर तो वो पेशेंट कहता है कि यस ही इज इंटरेस्टेड, तो फिर वो उनका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होता है, वो जो भी नेसेसरी पेपर वर्क है वो करवा के देन नर्स साइन ऑफ कर देती है उसको वो प्रेस्क्रिप्शन। वंस द मेडिकेशन वाज डिलीवर्ड टू द पेशेंट्स बेड साइड बाय द टेक्नीशियन, जब वो बेड साइड पे पहुंचेगी, टेक्नीशियन ने पहुंचा दी, देन जो मेन वहां का जो फार्मासिस्ट है कॉल्ड द पेशेंट टू काउंसल हर और हिम अबाउट द मेडिकेशन। फिर वो पेशेंट से बोलेगा कि उसको काउंसलिंग करनी है इस पर्सन के साथ जो कि एक फार्मासिस्ट है ना। फार्मासिस्ट के टेक्नीशियन ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है काउंसलिंग के पहले का। देन we also send a letter to the patient's primary care provider informing them of the patient's discharge medication, and we call the patients 3-day post discharge to make sure they are taking their medication and answer any follow up questions। तो क्या किया जाता है, उन्होंने और क्या किया, 3 दिन के बाद जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया उसके 3 दिन बाद भी वो उसको फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो मेडिकेशन प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा है, मतलब फोन से या वीडियो कॉल से जैसे भी है वो कॉल करके पेशेंट की सारी जो फॉलो अप है वो ले रहे हैं। ऑल्दो द प्रोग्राम हैज been up and running for less than a year, उन्होंने ये मतलब जो ये प्रोग्राम है 1 साल से कम तक ही उन्होंने चलाया ये जो पर्सन था। अब ये जो फार्मासिस्ट एंड हिज टीम have made a great impact on reducing the hospital's readmission rates। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये एक तरह का उन्होंने R&D वर्क किया इस पर्सन ने।
ये जो फार्मासिस्ट है ना, ये फार्मेसी का ये जो फार्मासिस्ट है, इसने अपने टेक्नीशियन के साथ मिलके एक प्रोग्राम चलाया, फिजिशियन के साथ मिलके एक प्रोग्राम चलाया, और उसके दौरान उसने क्या किया कि जो डिस्चार्ज होने वाला पेशेंट है उस तक सारी मेडिकेशन और काउंसलिंग और टाइम टू टाइम उसके फॉलो अप्स जो हैं वो लिए। इससे क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट जो ऑलरेडी पहले एडमिटेड था, जो डिस्चार्ज हो चुका है, उसकी रीएडमिशन के चांसेस जो है वो कम हो गए, उनकी रीएडमिशंस कम हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिकेशन प्रॉपरली ली घर जाके भी, तो उनको दोबारा से एडमिट होना नहीं पड़ा। अब उसने एक्सप्लेन किया, इंक्रीजिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन, फार्मासिस्ट एट ब्रेमो फार्मेसी इन रिचमंड VA, they are talking about pharmacy in this particular place, launched their medication bedside delivery program at Henrico Doctors Hospital, Forest Campus about 2 years ago. फिर ये किसी और हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहां की फार्मेसी ने भी 2 साल पहले ऐसा कुछ प्रोग्राम सेट किया। तो मतलब ये जो आपको इसमें इन्होंने बताई हुई है बातें, इससे आपको अब क्लियर हो गया होगा कि बेड साइड फार्मेसी का मेन मोटिव क्या होता है। बच्चों पता चल गया है बेड साइड फार्मेसी का मेन मोटिव क्या होता है? मैं इतना ये डिटेल में बताऊंगी नहीं, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, बट बेड साइड फार्मेसी की आपको जस्ट डेफिनेशन ही आएगी पेपर में, और अगर उसकी डिटेल्स पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है ना। जो हॉस्पिटल की अपनी ही फार्मेसी होती है वो कैसे पेशेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं जो डिस्चार्ज होने वाले हैं। ये वो इसलिए करवाते हैं ताकि प्रॉपर पेशेंट केयर हो सके और उसी पेशेंट के रीएडमिशन के चांसेस जो हैं वो कम हो सके। बच्चों समझ आ गया आपको? ये बेड साइड फार्मेसी आपको समझ में आ गया? यस मैम। हाँ जी, बताओ कौन बताएगा, थोड़ा बताओ क्या समझ में आया है आपको? अभिषेक, विकास, सुरेंद्र, कोई यस मैम। बताओ, जल्दी से बताओ क्या समझ में आया आपको बेड साइड फार्मेसी? मैम इसमें ये होता है कि मैम जब पेशेंट को मैम डिलीवर किया जाता है हाँ। तो मैम उसका सारा रिकॉर्ड देखा जाता है मैम, कि ये मैम इस पेशेंट को कितना दिन तक यहाँ पे रखा गया, और फिर उसको मैम उसको रिकॉर्ड दिखाकर उसको मेडिसिन दिया जाता है मैम। नेक्स्ट इज ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हमने ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज पढ़ा था, DIC पढ़ा था ना। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है कैसे फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को और हॉस्पिटल का जो अदर मेडिकल स्टाफ है एज वेल एज पेशेंट, उनको जो है ड्रग की इंफॉर्मेशन देती हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ये जो DIC होते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये क्या होता है? ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपर ट्रांसमिशन होता है टू द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। जो हेल्थ केयर टीम के जो मेंबर्स होते हैं उसमें फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज ना, मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उन सब तक कैसे ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसके लिए ये डिजाइन किया होता है। इस बुलेटिन का मतलब क्या है कि रेगुलर पब्लिकेशंस इज नीडेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं
है ना, हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल डिवाइसेस नई बन रही है या कोई नई ड्रग आ रही है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं उनकी एडवांसेस हो रही हैं, उनकी एडवेंचर हो रहे हैं, ठीक है। देन जो है डिफरेंट एडवांसेस इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है इन टेक्नीशियंस तक, इन हेल्थ वर्कर्स तक कैसे पहुंचता है? थ्रू रेगुलर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में देखो, ये देखो पेपर्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, इनके थ्रू इंफॉर्मेशन उन हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचती है, हेल्थ केयर टीम तक पहुंचती है। अब इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी सीधे। एक कंपनी है जो बुलेटिन बनाती है, एजेंसी कह सकते हैं, ऑफिशियल पब्लिशर है, एक पब्लिशर है ऐसे पब्लिकेशंस का, वो है स्टेट एजेंसी ऑफ मेडिसिन, रेविमी इन्फो बुलेटिन, इस नाम से एक पब्लिशिंग कंपनी है। इसने ये पब्लिश कर रही है जितने भी आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं सिंस अप्रैल 1995, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बुलेटिन की। अब इनकी जो पब्लिकेशंस हैं, है ना, आर्टिकल्स हैं, आर डायरेक्टेड मोस्टली टू जनरल प्रैक्टिशनर्स। ये जनरली किनके लिए डायरेक्शंस देते हैं? जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कह रहे ईच इशू मतलब जो हर एक जो आर्टिकल इशू बनाया होता है, मतलब आपको इशू का मतलब ये है कि आपने कभी आर्टिकल्स पढ़े हैं लैब में, लाइब्रेरी में आप गए होंगे, फार्मेसी अपने कॉलेज में, वहां पे आपने जर्नल्स देखे होंगे। बच्चों देखे हैं जर्नल्स? किताबें लगी होती हैं लाइब्रेरी में एक कॉर्नर पे। हाँ जी बच्चों, लाइब्रेरी में एक कॉर्नर पे जो है बुक्स लगी होती हैं, जर्नल्स बोलते हैं जिनको, है ना। वहां पे पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स, ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो लगाई होती हैं जिसमें ड्रग्स की इंफॉर्मेशन डाली होती है। पब्लिकेशन समझते हैं ना आप? पब्लिश होना, पब्लिकेशंस। जैसे आपकी बुक किसी ने पब्लिश करवाई हुई, किसी ने इस बुक के बारे में लिखा और इसको पब्लिश करवा दिया। जैसे आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक है पीसी डांडिया की, ये भी एक पब्लिकेशन है। तो आपको जो भी बुक में इंफॉर्मेशन किसी ने लिखी हुई है वो आप तक पहुंच रही है ना, रिगार्डिंग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ऐसे ही ड्रग्स की इंफॉर्मेशन जो है जनरल प्रैक्टिशनर्स तक पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर बुलेटिन है जो पब्लिकेशंस बना रहा है, कुछ किताबें बना रहा है, कुछ जर्नल्स बना रहा है, कुछ आर्टिकल्स बना रहा है, और उन आर्टिकल्स और पब्लिकेशंस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जनरल प्रैक्टिशनर्स तक पहुंचा रहा है। और उनका जो हर एक पब्लिकेशन है, हर एक इशू है, वो A4 पेजेस का होता है, 4 शीट्स होती हैं वो, that contains one review article and some news, ठीक है। कुछ रिव्यू आर्टिकल होता है, रिव्यू आर्टिकल मतलब लिटरेचर रिव्यू, पिछला जो कुछ उस रिलेटेड ड्रग से जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी डाला होता है, और उसके अलावा जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें, न्यू एडवांसेस हुई हैं, वो भी उसमें डाली होती है। एंड सम न्यूज, कुछ न्यूज होती हैं, यूजुअली ऑफिशियल ड्रग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, जो ऑफिशियल ड्रग की जो रेगुलेशन इंफॉर्मेशन है, जैसे कुछ शेड्यूल्ड ड्रग हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें डाली होती है। एन एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ
ऑन मेडिसिन के जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं, है ना, उनके जो कैलकुलेशंस हैं, उन सबको एनालाइज किया जाता है। इट गिव्स अपडेट्स ऑन साइड इफेक्ट्स एंड असेसमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं या फिर जो ड्रग्स हैं उनमें जो जो असेसमेंट हो रही है, जो जो रैशनल ड्रग यूज प्रमोशन हो रही है, वो सारा उसमें डिटेल में शो किया होता है। So the bulletin help to communicate between regulatory authority and prescribers. जो डॉक्टर्स हैं वो हैं प्रिस्क्राइबर्स, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई, जैसे पीटीसी होगी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, है ना, जो रेगुलेशंस बना रही है कि फार्मेसी को ऐसे ऐसे वर्क करना है, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वही बुलेटिन भी बना रही है ना। DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं जो, वो ड्रग बुलेटिन डिजाइन कर रहे हैं, है ना, with the help of regulatory authorities like WHO, World Health Organization, PTC, Pharmacy Therapeutic Committee, ना, ये सब मिलके जो है मेन पब्लिकेशंस जो है ड्रग इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स तक, मेन हेल्थ वर्कर्स तक। देन रेवी इन्फो बुलेटिन इज पब्लिश्ड बाय मंथली। अब ये जो पर्टिकुलर बुलेटिन बताया हुआ है, और भी कई सारे बुलेटिन होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ रेवी इन्फो बुलेटिन का। अब ये जो बुलेटिन है इसकी जो है बाय मंथली पब्लिकेशंस होती हैं, एंड अप टू नाउ 24 बुलेटिन हैव बीन पब्लिश्ड। अब तक कितने बुलेटिन पब्लिश हो चुके हैं? 24 इस कंपनी के, इस बुलेटिन के, है ना, 24 बुलेटिन जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, दैट आर अवेलेबल इन एस्टोनियन ओनली, है ना, एस्टोनियन जो है इसके साथ लिंकअप है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सी द कंटेंट ऑफ बुलेटिन एनक्लोज्ड बिलो। ये जो एक साइट दी हुई है आपको, ईमेल दी हुई है ना, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस या फीडबैक जो है वो ले सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स या फिर फीडबैक ले सकते हो अबाउट दिस बुलेटिन, रेवी इन्फो बुलेटिन। एंड दिस बुलेटिन हैज 4300 सब्सक्राइबर्स, है ना, इनके सब्सक्राइबर्स भी होते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ एस्टोनिया 1.4 मिलियन, द नंबर ऑफ फिजिशियंस इज 5000। इनके जो फिजिशियंस है वो 5000 हैं। टोटल जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं 1.4 मिलियन हैं। एंड द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इज 860। The subscribers get the bulletin free of charge and the expenses are covered by the government. इसके expenses जो हैं वो गवर्नमेंट ही कवर करती है। अब द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ बुलेटिन, बुलेटिन में किस किस तरह के कंटेंट्स आते हैं, ये बुलेटिन की बात कर रहे हैं 1995 to 2000 का जो बुलेटिन था रेविन्फो वाला, इसमें कौन कौन से कंटेंट थे? वो कंटेंट रिलेटेड टू एंटी फंगल थेरापी थे, निकोटिन सब्स्टिट्यूशन थेरापी, ACE इनहिबिटर अवेलेबल इन एस्टोनिया। देन ACE इनहिबिटर्स में एक्यूट ब्रोंकाइटिस, वाई एंटीबायोटिक्स, पोर्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ साइप्रोटिरोन, हर्ब्स जोस्टर एंड एसिडोविर। मतलब ये जो टॉपिक थे इनके जर्नल्स थे, ये जितने भी ये लास्ट तक टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स इस जर्नल, ये जो जर्नल है, ये जो पब्लिकेशंस हैं इसकी, उसमें एंटर्ड है इनकी इंफॉर्मेशन। ओके, सो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है आपको समझ में आ गया बच्चों?
विकास, विकास, सुरेंद्र, बताओ कोई। हाँ जी, क्या समझ में आया ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन? मैम यही कि मैम ये मैम 1995 में मैम इसका पब्लिश हुआ मैम, ये मैम इसका आया है। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे इंफॉर्मेशन सीकर्स तक पहुंचाई जाती है, वो सारा इसके थ्रू हमें जो है बताया गया है। ठीक है, इससे पता चलता है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। विकास, आप बताओ।